क्या होगा अगर जो तकनीक हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए बनाई गई है, वही खामोशी से हमारे समय की सबसे बड़ी आर्थिक खाई पैदा कर रही हो? ये सच में एक बहुत ही असहज करने वाला विचार है। है ना? क्योंकि मतलब जब भी हम ग्रीन फ्यूचर या हरित भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही साफ सुथरी और चमकदार सी तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। जैसे सड़कों पर बिना आवाज के दौड़ती हुई इलेक्ट्रिक गाड़ियां, हम्म। या फिर हर घर की छत पर चमकते हुए सोलर पैनल, हम्म। और दूर क्षितिज पर घूमते हुए विशाल पवन चक्कियां। मतलब कागज पर यह सब बहुत सीधा और सुलझावा लगता है। लगता तो है। बस पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली तकनीक को हटाकर नई साफ तकनीक लगानी है। लेकिन देखिए, जमीनी हकीकत इस चमकदार तस्वीर से काफी अलग है। जब हम इस तरह के बड़े ट्रांजिशन या बदलावों की बात करते हैं, तो पूरा फोकस सिर्फ गीगावाट और कार्बन एमिशन के आंकड़ों पर ही होता है। हम्म। उस इंसान को तो पूरी तरह से नजरअंदाज ही कर दिया जाता है जो उस ग्रिड के आखिरी छोर पर खड़ा है। ये मान लेना कि बाजार में आने वाली कोई भी नई तकनीक अपने आप जादू से पूरे समाज को समान रूप से फायदा पहुंचाएगी, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। सही बात है, और आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी भ्रम को तोड़ने वाले हैं। मेरा नाम है, खैर नामों में क्या रखा है, मैं आपका होस्ट हूं, और आज मेरे साथ हमारी ऊर्जा विशेषज्ञ हैं। जी हेलो। आज हमारे पास जो स्रोत है वो विजय शंकर चतुर्वेदी का एक बहुत ही शानदार लेख है, द इक्विटी इक्वेशन पावरिंग इंडियाज इंक्लूसिव ग्रीन ट्रांजिशन। हम अक्सर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी तकनीकों के तेजी से हो रहे विकास की खबरें पढ़ते हैं ना? हाँ, रोज ये अखबारों में होता है। बिल्कुल। लेकिन आज का हमारा लक्ष्य इस पूरे नैरेटिव के पीछे जो मैकेनिज्म काम कर रहा है उसे डिकोड करना है। हमें ये समझना है कि क्या ये हरित भविष्य समाज के हर वर्ग तक पहुंचेगा, या फिर ये महज कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की एक और लग्जरी बनकर रह जाएगा। ये चर्चा उन सभी सुनने वालों के लिए है जो सिर्फ सतही हेडलाइंस नहीं, बल्कि इस बड़े बदलाव के पीछे काम कर रहे असली सामाजिक और आर्थिक कारणों को गहराई से समझना चाहते हैं। और मैं बता दूं कि चतुर्वेदी जी का लेख बहुत स्पष्ट रूप से एक बात स्थापित करता है। क्या? यही कि हम जो ऊर्जा के स्रोत बदल रहे हैं, मतलब कोयले और पेट्रोलियम से सूरज और हवा की तरफ जा रहे हैं, ये कोई सामान्य इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं है। अच्छा। हाँ, ऊर्जा का भविष्य ये तय करने वाला है कि आने वाले दशकों में समाज में वेल्थ या संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ये तकनीकी बदलाव से कहीं ज्यादा एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक बदलाव है। तो हरित ऊर्जा की उन चमकदार तकनीकों पर जाने से पहले मुझे लगता है वर्तमान जमीनी हकीकत को समझना जरूरी है। बिल्कुल। अगर हम आज भारत में ऊर्जा और बिजली की बुनियादी पहुंच को देखें तो कागज पर आंकड़े बहुत शानदार लगते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब हमने विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिफिकेशन में बड़ी प्रगति की है। ऐसा लगता है कि देश के लगभग हर कोने तक ग्रिड पहुंच चुका है। देखिए, ग्रिड पहुंचने का मतलब ये कतई नहीं है कि लोगों तक ऊर्जा पहुंच गई है। अच्छा, कैसे? लेख में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर बात की गई है, एक्सेसिबिलिटी गैप या पहुंच की खाई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आज भी एक बहुत बड़ा अंतर मौजूद है। केवल एक बिजली का खंभा गाड़ देना और तार खींच देना बुनियादी ढांचा तो तैयार करता है, लेकिन वो रिलायबिलिटी की गारंटी नहीं देता। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बुनियादी समस्या ये है कि ग्रिड में बिजली कब आएगी, कितनी देर रहेगी, और सबसे जरूरी बात, वोल्टेज। बिल्कुल, किस वोल्टेज पर आएगी इसका कोई भरोसा नहीं होता। वोल्टेज का उतार चढ़ाव एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। मतलब अगर किसी के घर में बिजली है लेकिन वो इतनी कमजोर या अस्थिर है कि वो एक पानी की मोटर या छोटी सी वेल्डिंग मशीन नहीं चला सकती, तो उस बिजली का आर्थिक मूल्य तो शून्य हो जाता है ना। एकदम सही कहा आपने। यही बात बिजली की मात्रा बनाम गुणवत्ता को अलग करती है। जब हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हम इंडस्ट्रियल या कमर्शियल उपयोग की बात कर रहे होते हैं। लगातार वोल्टेज फ्लक्चुएशंस न सिर्फ मशीनों को खराब करता है, बल्कि किसी भी छोटे उद्यमी के लिए प्रोडक्शन की प्लानिंग को असंभव बना देता है। जाहिर है, आप एक आरा मशीन या सिलाई का कारखाना ऐसी ग्रिड के भरोसे नहीं चला सकती जो दिन में 10 बार ट्रिप होती हो। सही बात है। और इस खाई को समझने के लिए स्रोत में कुछ बहुत ही दिलचस्प आंकड़े दिए गए हैं जो मतलब सच में चौंकाते हैं। हाँ, वो राज्यों वाले आंकड़े। हाँ, लेख के अनुसार अगर हम अलग अलग राज्यों के बीच
प्रति व्यक्ति बिजली की खपत को देखें तो भारी असमानता नजर आती है। पंजाब और गुजरात जैसे जो औद्योगिक राज्य हैं, वहां प्रति व्यक्ति खपत 2000 यूनिट से भी अधिक है। वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह आंकड़ा मात्र 300 से 700 यूनिट के बीच सिमटा हुआ है। ये अंतर सिर्फ भौगोलिक नहीं है, मेरी राय में ये सीधे तौर पर उस राज्य की आर्थिक क्षमता को दर्शाता है। बिल्कुल, और इन आंकड़ों के पीछे का अर्थशास्त्र समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे? देखिए, 300 यूनिट की खपत का मतलब है कि वो परिवार सिर्फ बुनियादी जरूरतें पूरी कर रहा है। मतलब एक पंखा, कुछ बल्ब, हाँ, और शायद एक टीवी। वहां ऊर्जा का इस्तेमाल सिर्फ सर्वाइवल या गुजारे के लिए हो रहा है। लेकिन जब खपत 2000 यूनिट होती है तो चीजें बदल जाती हैं। हाँ, तो इसका मतलब है कि वहां ऊर्जा का इस्तेमाल प्रोडक्शन या उत्पादन के लिए हो रहा है। अच्छा। मशीनें चल रही हैं, कोल्ड स्टोरेज काम कर रहे हैं, कमर्शियल खेती हो रही है। जहां खपत कम है वहां विकास की गति अपने आप धीमी हो जाती है। तो इस स्थिति को हम एक साधारण उपमा से समझ सकते हैं। मैं सोच रहा था ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी को एक बहुत ही महंगा लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन दे दिया जाए, लेकिन उसे एक ऐसे इलाके में रखा जाए जहां नेटवर्क ही ना आता हो। बहुत बढ़िया उदाहरण है। या आता भी हो तो इतना कमजोर हो कि एक मैसेज भी सेंड ना हो सके। अब कागजों पर तो हम कह सकते हैं कि हमने डिजिटल डिवाइड खत्म कर दिया है ना? उस व्यक्ति के पास बेहतरीन हार्डवेयर है, हाँ, फोन तो है उसके पास, लेकिन असल जीवन में बिना स्टेबल नेटवर्क के वो तकनीक उसके लिए बेमानी है। वो उस फोन से ना तो पढ़ाई कर सकता है, ना कोई बिजनेस चला सकता है। ये तुलना ग्रीन ट्रांजिशन की वर्तमान चुनौती पर बिल्कुल सटीक बैठती है। हम एक ऐसे सिस्टम में नई, महंगी और जटिल हरित तकनीकें ला रहे हैं जहां बुनियादी बिजली की आपूर्ति में ही इतनी भारी असमानता है। तो मतलब ये एक असंतुलित नींव पर इमारत खड़ी करने जैसा है। अगर हमने पहले इस बुनियादी गुणवत्ता और मात्रा के अंतर को नहीं पाटा तो नई तकनीकें इस खाई को कम करने के बजाय उसे कई गुना बढ़ा देंगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या होगा जब ये नई हरित तकनीकें पूरी तरह से बाजार के भरोसे छोड़ दी जाएंगी। मतलब अगर ये पूरा ट्रांजिशन केवल इस बात पर निर्भर करेगा कि किसके पास खरीदने की क्षमता है, तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? देखिए, लेख में इसे मार्केट ड्रिवन मॉडल या बाजार संचालित मॉडल के खतरे के रूप में बहुत गहराई से एनालाइज किया गया है। हाँ, बाजार हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी या मुनाफे की तरफ भागता है। अगर नीतियां पूरी तरह बाजार पर छोड़ दी गईं तो हरित ऊर्जा एक बुनियादी सेवा के बजाय एक हाई लेवल लग्जरी बन के रह जाएगी। बाजार का सीधा सा नियम है कि वहां निवेश करो जहां रिटर्न जल्दी मिले। बिल्कुल, जहां रिटर्न जल्दी और सुरक्षित हो। और इसका सीधा असर हम निवेश के पैटर्न में देख भी सकते हैं। आज जो बड़े ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं उनका बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बायस या औद्योगिक झुकाव है। सही कहा। बड़ी कंपनियां एक दूर दराज के गांव में 10 छोटे सोलर ग्रिड लगाने के बजाय एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 500 मेगावाट का विशाल सोलर प्लांट लगाना ज्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि वहां उन्हें एक ही ग्राहक से सारा पैसा मिल जाता है। और इसे हम डे टू डे की हरित तकनीकों में भी देख सकते हैं। जैसे रूफटॉप सोलर, मतलब छतों पर लगने वाले सोलर पैनल, और इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उदाहरण लें। इन तकनीकों का लाभ मुख्य रूप से उन्हीं लोगों को मिल रहा है जिनके पास शुरुआत में ही लाखों रुपए खर्च करने की पूंजी है। मतलब ये एक तरह का स्टेटस सिंबल बन गया है ना? सोलर होने के साथ साथ ये एक ऐसा सिस्टम बन गया है जो अमीरों को और अमीर बना रहा है। वो कैसे? जिसके पास पैसा है वो अपने घर पर बड़ा सोलर सिस्टम लगा लेता है। इससे उसका बिजली का बिल शून्य हो जाता है। हाँ। और वो सरकार से सब्सिडी का लाभ भी उठाता है। वहीं एक निम्न आय वाला परिवार जो शुरुआती पूंजी नहीं जुटा सकता, वो आज भी पुरानी ग्रिड की महंगी और प्रदूषण फैलाने वाली बिजली खरीदने को मजबूर है। लाभ पूरी तरह से ऊपर की तरफ सेंट्रलाइज हो रहा है। सही बात है। स्रोत में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक का जिक्र है, ग्रीन हाइड्रोजन। ओहो, ग्रीन हाइड्रोजन, इस पर तो बहुत चर्चा है आजकल। हाँ, इसे पूरी दुनिया में भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है और सरकारें इस पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के इर्द गिर्द बहुत हाइप है, लेकिन इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। हाँ। हाइड्रोजन कोई गैस का कुआं नहीं है जिसे आप खोद लें। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए आपको पानी को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करनी पड़ती है, जिसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। हाँ, इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस इलेक्ट्रोलिसिस की मशीन को चलाने के लिए जो बिजली चाहिए वो भी पूरी तरह से रिन्यूएबल होनी चाहिए।
तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने के लिए आपको उसके साथ एक बहुत बड़ा सोलर ही या विंड फार्म भी लगाना पड़ेगा? बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया में इतना भारी कैपिटल या पूंजी लगती है कि इसका उत्पादन छोटे स्तर पर आर्थिक रूप से संभव ही नहीं है। अच्छा। इसे प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपको बहुत बड़े स्केल या पैमाने पर काम करना पड़ता है। इसीलिए वर्तमान में इसके फायदे केवल विशाल औद्योगिक समूहों तक ही सीमित है। आम जनता या छोटे उद्योगों के लिए इसे खरीदना या बनाना फिलहाल लगभग असंभव है। देखिए, यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। जी बताइए। ये बात सही है कि नई तकनीकें शुरू में बहुत महंगी होती हैं। जी। लेकिन क्या इतिहास हमें ये नहीं बताता कि शुरुआती दौर में इन तकनीकों को बड़े स्तर पर लाने के लिए बाजार और मुनाफे का होना जरूरी है? वो कैसे? हम टेलीकॉम सेक्टर का ही उदाहरण लेते हैं। अच्छा। 90 के दशक में मोबाइल फोन बहुत महंगे थे। केवल बहुत अमीर लोग ही उन्हें खरीद सकते थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने पैसे खर्च किए, कंपनियों को मुनाफा हुआ, उन्होंने रिसर्च और टावर्स में निवेश किया। और उसी ट्रिकल डाउन इफेक्ट का नतीजा है कि आज देश के हर गांव में सस्ता 4G और 5G डेटा उपलब्ध है। तो ऊर्जा के मामले में हम ये क्यों नहीं मान सकते कि आज अमीर लोग सोलर और ईवी में पैसा लगा रहे हैं तो कल ये तकनीक सस्ती होकर आम आदमी तक भी पहुंच जाएगी? ये तर्क बहुत अक्सर दिया जाता है, लेकिन एक कम्युनिकेशन गैजेट और ऊर्जा के अर्थशास्त्र में बहुत बुनियादी फर्क है। हाँ, टेलीकॉम सेक्टर में एक बार जब आप फाइबर ऑप्टिक केबल बिछा देते हैं या टावर लगा देते हैं तो एक अतिरिक्त ग्राहक को डेटा देने की जो लागत होती है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट, वो लगभग शून्य हो जाती है। अच्छा, हाँ। आप एक ही बैंडविड्थ को लाखों लोगों में बांट सकते हैं, लेकिन ऊर्जा भौतिक है। अगर आपको एक अतिरिक्त पंखा चलाना है तो आपको उतनी अतिरिक्त बिजली पैदा करनी ही होगी। तो मतलब ऊर्जा को डेटा की तरह हवा में नहीं बांटा जा सकता, उसकी एक भौतिक सीमा है। एकदम सही। और दूसरी बात, मोबाइल फोन या डेटा एक सुविधा है, उसके लिए आप कुछ साल इंतजार कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा उत्पादन और आजीविका का सीधा साधन है। जब हम ऊर्जा में ट्रिकल डाउन का इंतजार करते हैं, यानी ये उम्मीद करते हैं कि 20 साल बाद तकनीक सस्ती होकर नीचे तक पहुंचेगी, तो हम उन 20 सालों में होने वाले आर्थिक विकास को गंवा रहे होते हैं। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। बिल्कुल। अगर एक गरीब किसान या छोटे उद्यमी को सस्ती और साफ ऊर्जा मिलने में 2 दशक लग गए तो वे 20 साल उसके आर्थिक पिछड़ेपन के साल होंगे। सही बात है। ना व्यापार 10 गुना बड़ा कर चुका होगा। ऊर्जा सीधे तौर पर आपकी उत्पादन क्षमता को प्रभावित करती है, इसलिए ऊर्जा में बाजार के भरोसे बैठकर इंतजार करना समाज के एक बड़े हिस्से को जानबूझकर आर्थिक दौड़ से बाहर कर देना है। ये बहुत ही पावरफुल लॉजिक है। अगर किसी के पास आज सस्ती और निरंतर बिजली है तो वो आज से ही ज्यादा उत्पादन कर रहा है, ज्यादा कमा रहा है। जो इंतजार कर रहा है वो सिर्फ समय नहीं बल्कि आर्थिक अवसर खो रहा है। बिल्कुल। तो अगर केवल मुनाफे पर चलने वाला बाजार इस समस्या को हल नहीं कर सकता और हम दशकों तक इंतजार भी नहीं कर सकते, तो फिर समाधान क्या है? वो कौन सा मॉडल है जो इस ग्रीन ट्रांजिशन को सच में इंक्लूसिव या समावेशी बना सकता है? यहीं पर विजय शंकर चतुर्वेदी का लेख डिसेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशंस यानी विकेंद्रीकृत समाधानों की बात करता है। विकेंद्रीकृत समाधान। हाँ। लेखक का स्पष्ट तर्क है कि कोई भी ट्रांजिशन तभी सस्टेनेबल हो सकता है जब वो न्याय संगत हो। विशालकाय पावर प्लांट लगाकर पूरे देश को एक ही नेशनल ग्रिड से जोड़ने की जो हमारी पुरानी सोच है, हमें उससे बाहर आना होगा। इसके बजाय हमें माइक्रोग्रिड और कम्युनिटी बेस्ड यानी समुदाय आधारित सौर परियोजनाओं पर जोर देना चाहिए। माइक्रोग्रिड के मैकेनिज्म को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। हाँ। ये सिर्फ एक छोटा सोलर पैनल नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। एक पारंपरिक ग्रिड में बिजली सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी बड़े पावर प्लांट में बनती है। वहां से वो हाई टेंशन तारों के जरिए शहरों और गांवों तक आती है। हाँ। इस पूरी यात्रा में ट्रांसमिशन लॉस होता है, यानी बहुत सारी बिजली तारों में ही बर्बाद हो जाती है। और अगर बीच में कहीं भी एक खराबी आ जाए तो पूरा सिस्टम ठप हो जाता है। तो माइक्रोग्रिड कैसे अलग है? माइक्रोग्रिड एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर सिस्टम है। इसमें एक छोटे इलाके जैसे एक गांव या पंचायत के लिए वहीं पर बिजली पैदा की जाती है, अक्सर सोलर के जरिए। हाँ, अक्सर सोलर के जरिए। वहीं उसे बड़ी बैटरियों में स्टोर किया जाता है और वहीं के घरों और छोटे उद्योगों में बांटा जाता है। अच्छा, इसे समझने के लिए मैं अपनी पुरानी सेंट्रल किचन वाली उपमा को थोड़ा अपग्रेड करना चाहूंगा। बताइए। मान लीजिए एक शहर में एक विशाल सेंट्रल किचन है जो पूरे शहर को खाना सप्लाई करती है।
वहां से ट्रकों में खाना निकलता है, रास्ते में ट्रैफिक जाम हो सकता है, खाना ठंडा हो सकता है या ट्रक खराब हो सकता है। जिसे हम ट्रांसमिशन लॉस कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और शहर के आखिरी कोने तक पहुंचते पहुंचते खाने की क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है। इसके बजाय माइक्रोग्रिड ऐसा है कि हर मोहल्ले ने अपनी एक लोकल कम्युनिटी किचन बना ली है। और ये सिर्फ खाना गर्म रखने की बात नहीं है। और क्या है, जब उस मोहल्ले में लोकल किचन बनती है तो सप्लाई चेन छोटी हो जाती है। सबसे बड़ी बात, उस किचन को चलाने के लिए, सब्जियां उगाने के लिए और खाना बांटने के लिए उसी मोहल्ले के लोगों को रोजगार मिलता है। अरे वाह। और यही वो बिंदु है जहां ऊर्जा केवल एक कमोडिटी या उपभोग की वस्तु नहीं रह जाती। लेख भी ठीक यही बात कहता है। हमें ऊर्जा को सिर्फ बिजली के बिल के नजरिए से देखना बंद करना होगा। माइक्रोग्रिड ऊर्जा को स्थानीय आर्थिक विकास का एक टूल बना देते हैं। जब समुदाय के पास अपना ग्रिड होता है तो वे ऊर्जा के केवल कंज्यूमर यानी उपभोक्ता नहीं रहते। तो क्या बन जाते हैं? वे प्रोज्यूमर बन जाते हैं। प्रोज्यूमर, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिकोड करते हैं। प्रोज्यूमर यानी वे लोग जो न सिर्फ ग्रिड से बिजली ले रहे हैं बल्कि अपने छतों पर लगी सोलर प्लेट से जो अतिरिक्त बिजली बन रही है उसे वापस उसी लोकल ग्रिड में बेच भी रहे हैं। बिल्कुल, वे उत्पादन भी कर रहे हैं और उपभोग भी। जब एक गांव अपना माइक्रोग्रिड चलाता है तो वहां की अर्थव्यवस्था बदल जाती है। वहां का दर्जी रात तक सिलाई मशीन चला सकता है, किसान अपना छोटा सा कोल्ड स्टोरेज चला सकता है जिसमें टमाटर खराब ना हो, महिलाएं कुटीर उद्योग लगा सकती हैं। ये एक आत्मनिर्भरता का चक्र है। स्रोत में संसाधनों के उपयोग को लेकर भी एक बहुत गहरी बात कही गई है। हाँ, क्योंकि मतलब हरित ऊर्जा शून्य से तो पैदा नहीं होती। सोलर पैनल लगाने हों या बैटरी बनानी हो, इसके लिए भी भारी मात्रा में जमीन, पानी और लिथियम या कोबाल्ट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत होती है। और मैं बता दूं कि यह इस पूरी चर्चा का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। कैसे? वर्तमान में जो बड़े बड़े सोलर पार्क लग रहे हैं उनके लिए हजारों एकड़ जमीन चाहिए होती है। अक्सर ये जमीन ग्रामीण या आदिवासी इलाकों से ली जाती है। औद्योगिक क्लस्टर्स में भेज रहे हैं। तो ये प्रदूषण कम करने के नाम पर एक नए तरह का शोषण है। तो मतलब हम कार्बन उत्सर्जन तो घटा रहे हैं लेकिन सामाजिक असंतुलन बढ़ा रहे हैं। सही का। समावेशी मॉडल का सीधा सा अर्थ है कि संसाधनों का दोहन जिनके इलाके में हो रहा है उस हरित परियोजना का सीधा आर्थिक लाभ सबसे पहले उन्हें मिलना चाहिए। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही बड़े निष्कर्ष की तरफ ले जाती है। ये बात केवल इस बारे में नहीं है कि हम साल 2030 तक कितने मेगावाट सोलर ऊर्जा पैदा कर लेंगे। बिल्कुल नहीं। ये बात समाज को एक नए सिरे से गढ़ने के बारे में है। एकदम सही। और चतुर्वेदी जी के लेख का जो सबसे मजबूत और अंतिम संदेश है वो यही है कि हरित ऊर्जा आंदोलन की सफलता इस बात से बिल्कुल नहीं मापी जाएगी कि ये कितनी तेजी से फैलता है या कितनी ट्रिलियन डॉलर का निवेश आता है। हाँ। इस ट्रांजिशन की सफलता केवल और केवल इस बात से मापी जाएगी कि ये किसे शामिल करता है। किसे शामिल करता है? हाँ, क्या ये उस व्यक्ति तक पहुंचता है जिसके पास आज भी बुनियादी ऊर्जा सुरक्षा नहीं है? भारत के पास नीतियां बनाते समय इस बदलाव को एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन में बदलने का ऐतिहासिक अवसर है। इस नजरिए को अपनाने के बाद तो मतलब हमारी पूरी सोच ही बदल जाती है। हरित ऊर्जा को हम हमेशा केवल पर्यावरण बचाना, ग्लोबल वार्मिंग रोकना या कार्बन क्रेडिट्स के चश्मे से देखते आए हैं। लेकिन असल में अगर इसे सही ढंग से लागू किया जाए तो ये समाज के सबसे पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाने का एक बहुत बड़ा सामाजिक मिशन है। बिल्कुल। अगर नीतियां बनाते समय इक्विटी या समानता को केंद्र में रखा जाए, अगर विकेंद्रीकृत ग्रिड और गुणवत्तापूर्ण बिजली पर फोकस किया जाए, तो ये हरित भविष्य गहरी असमानता का कारण बनने के बजाय सामाजिक संतुलन की एक मजबूत नींव बन सकता है। तो आज की इस चर्चा से ये स्पष्ट है कि ऊर्जा का भविष्य केवल इंजीनियरों और निवेशकों के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हम सबके जीवन को प्रभावित करेगा। ये समझना हमारे लिए इसलिए आवश्यक है ताकि भविष्य में जब भी कोई नई ऊर्जा नीति आए, जब भी इलेक्ट्रिक वाहनों की भारी सब्सिडी की बात हो या किसी बड़े मेगा सोलर पार्क की घोषणा हो, तो हम सतही आंकड़ों के पार देख सकें। सही बात है। हम ये सवाल पूछ सकें कि क्या इसका लाभ वास्तव में समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। और आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो सीधे तौर पर इन पन्नों में तो नहीं लिखा है, लेकिन आज की हमारी इस बातचीत से ही गहराई से उपजा है। क्या विचार है? जरा सोचिए, इतिहास में हमेशा से सत्ता और संपत्ति का केंद्रीकरण
ऊर्जा के केंद्रीकरण से जुड़ा रहा है। ये तो है। मतलब जिसके पास कोयले की खदानें थीं या तेल के कुएं थे, उसी के पास असली पावर थी। बिल्कुल। लेकिन अगर भविष्य में विकेंद्रीकृत ऊर्जा, जैसे किसी गांव का अपना सोलर माइक्रोग्रिड, हर समुदाय को ऊर्जा पैदा करने में आत्मनिर्भर बना देती है, तो क्या होगा? तो क्या ऊर्जा उत्पादन का ये विकेंद्रीकरण अंततः समाज में राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के विकेंद्रीकरण की भी शुरुआत कर सकता है? वाह, ये बहुत ही गहरा विचार है ना? सोचिए, जब ऊर्जा किसी एक बड़े पावर प्लांट या एक केंद्रीय अथॉरिटी के हाथ में नहीं होगी और ऊर्जा हर जगह, हर मोहल्ले में बन रही होगी, तो सत्ता का स्वरूप कैसे बदलेगा? हमारे सुनने वाले इस विचार पर मनन जरूर कीजिएगा। बिल्कुल। चलिए, इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।